हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम लोग अगला फंक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फंक्शन का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से लिख लो। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लो, या एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है? ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों को एक इंटीजर देगा। देखो, मैंने आपको बताया फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। और मशीन भी कैसी वाली? आइडियल मशीन की तरह होता है। आइडियल मशीन मीन्स कि हर इनपुट के लिए आउटपुट देगा। मैंने बोला हर इनपुट के लिए जो मशीन अपनी वो आउटपुट देगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई इनपुट दिया और मशीन ने आउटपुट नहीं दिया हमें, ठीक है। तो आइडियल मशीन में दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन पहली क्या है? आइडियल मशीन किस वे में बोल रहा हूं मैं, कि हर इनपुट के लिए आउटपुट होगा और किसी भी एक इनपुट के लिए साइड प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। तो ये फंक्शन जो हम लोग पहले डेफिनेशन बताएं सेट ए से बी में, उसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन ही है। इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या होती है? मतलब इक्विवेलेंट कैसे है? तो इसमें दो कंडीशन थी कि हर एक एलिमेंट इधर एसोसिएट होगा, तो उसके साथ मैंने क्या बोल दिया कि मशीन में हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होगा। तो ये पहली कंडीशन सेम है, चाहे मशीन की वे में बोल दो या इस वे में बोल दो। दूसरी बात, मैंने कहा इधर का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा, मतलब यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा सेट ए का एलिमेंट। और उधर के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी, मैं मशीन के वे में क्या बोल रहा हूं? मशीन के वे में मैंने बोला कि हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, तो एक ही आउटपुट होना चाहिए। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मशीन किस तरीके से काम करती है? सो ये हम लोगों को एक इंटीजर वैल्यू देगी। हम कोई भी इसको x देंगे, हमें एक इंटीजर वैल्यू देगी। इंटीजर कौन सा? x जो नंबर दिया है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.3 रखा, ये रियल लाइन हमारी, ठीक है, ये रियल लाइन है 0 1 2 3। सो 2.3 यहां पे कहीं पे होगा 2.3। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है? 2। सो 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैंने इसको दिया 2.9, तो 2.9 का जस्ट पहले वाला इंटीजर, सो वो भी 2 ही आएगा। अगर हम इसको 2.999 देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसकी 2 ही होगी, ठीक। अगली बात क्या है? अगली बात है कि अगर मैं इसको 3 दे दूं, 3, ठीक है। सो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। सुनो मेरी बात, इंटीजर के लिए इंटीजर ही होता है, ठीक। इंटीजर के लिए इंटीजर ही होगा और उसके अलावा जस्ट पहले का इंटीजर बताएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है उस नंबर तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा कवर हुआ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मतलब है जहां हमारा x नंबर है उस नंबर तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया है। सो 3 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? खुद 3 आया है, सो 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0.7 की, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0.7 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा कवर किया हमने? 0। यहां पर एक बात और देखिए आप, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप बताइए 0.999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, ठीक है। मेरा अगला सवाल, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बहुत सारे लोग -2 बोल देते हैं, बहुत सारे लोग -2 बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 इज -2, पर ये गलत है। तो सही क्या है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है। किस वे में है? देखो कैसे है, 0 -1
-2 -3 -2.3 यहां पे कहीं पे होगा, ये -2.3 है। और इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर बताएं या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो यहां तक कवर हुआ है, देखो इधर की साइड से देखते आते हैं, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है, -3 है। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये बात आप प्लीज समझना। यहां पे अगर मैं -7 की बात करूं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -7। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 क्या होगा हमारा, -7 ही होगा। ओके, अगर मैं बात करूं -7.2 की, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -8। -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 होगा। ओके, और अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई होगा 3, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 एंड सो ऑन ऐसे कुछ होती है। ठीक है, तो सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कोई माइनस पाई की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछे तो वो होगी -4। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस पाई तो होगी -4। सो यहां पर हम लोगों ने कुछ बातें नोट की। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, सो अगर हम लोग डोमेन की बात करें कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डोमेन क्या होगी हमारी, सो इसकी डोमेन होगी R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यों, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं इसको। ठीक है, सो डोमेन होगी R, मतलब ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो डोमेन इसकी होगी R। नेक्स्ट थिंग क्या है, रेंज क्या होगी फंक्शन की, रेंज मतलब आउटपुट क्या दे रहा है फंक्शन। तो आप जरा सोचिए इस बात को कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास। जैसे मैं डोमेन के सारे पॉइंट्स रख रहा हूं फंक्शन में, बारी बारी से सारे रियल नंबर्स इसको मैंने दिए, तो मशीन अपने को क्या क्या आउटपुट दे देगी, तो वो है रेंज हमारी इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हम लोगों को फंक्शन इंटीजर्स देगा। ठीक है, आउटपुट इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो यहां पर ग्राफ अगर बनाते हैं तो देखते हैं। तो एक चीज आप नोट कीजिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 कब होगा, मेरा सवाल ये आपसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब आएगी, बहुत खास सवाल है, आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब आएगी। अच्छा, यहां पे 3 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 अपने को पता है 3 आती है। और कम करूंगा 2.9 करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आएगी। और ज्यादा करूंगा 3.1 किया तो कितनी आई, 3। 3.3 किया तो 3, 3.99 किया तो 3, और 4 कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। सो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया वो तो। ठीक है, सो आप समझ गए क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब आएगी, जब x आपका क्या हो, या तो 3 हो या फिर 3.9999 कुछ भी होता रहे, 3 बस 4 नहीं होना चाहिए, 4 से जस्ट पहले। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू 4 ओपन, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू 4 ओपन। ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू 4 ओपन। ये बहुत जरूरी है, इससे एक दो क्वेश्चन और करूंगा इसी ऐसे ही मैं आपसे। ठीक है, सो अब हम लोग पहले बनाते ग्राफ। हम लोग पढ़ेंगे अब ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्राफ आज मैं आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना आप लोग बहुत पहले से करते हो। ठीक है, हम लोग जब 10th में थे, 10th में हम लोग स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते थे। तो हमारा सीधा क्या रूल होता था, हम लोग वैल्यू पुट करते थे,
एक्स की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करते थे, वाई की वैल्यू ऑब्जर्व कर लेते थे। पर एक लाइन के ग्राफ के लिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं समझना आप प्लीज, ठीक है। हम लोग 10th में लाइन के ग्राफ बनाते थे, जैसे y इक्वल टू 2x+4 ऐसे से, ठीक है। सो इस लाइन के ग्राफ के लिए तो हमें 2-3 पॉइंट्स की जरूरत होती थी, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग क्या करते थे, मिनिमम दो पॉइंट्स की जरूरत होती थी। अब 2 पॉइंट से ग्राफ खींच सकते हो और 2 से ज्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, एक लाइन ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे भाई यहाँ पे x, यहाँ पे y, x रखा 0, y आ गया 4, ठीक है। एक बार चलो y को 0 रखा, x आ गया -2, सो यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, और इस तरीके से ग्राफ हो गया था। ये हो गया क्योंकि हमें पता था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब हम लोग बनाने वाले हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो या f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो, एक ही बात है। या फिर आप y इक्वल टू f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दो, एक ही बात है, सब एक जैसी बातें हैं। सो y इक्वल टू f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी एक ही बात है आपकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर देखिए आप किस तरीके से करेंगे हम लोग। सो यहां पे तो 2 पॉइंट्स की जरूरत होती थी। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें हर पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका ही ग्राफ एक सीधी लाइन आता है, उसके अलावा ग्राफ सीधी लाइन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ थोड़ा चेंज होता है, तो हमें हर पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप एक बात कहिए, इधर से शुरू करते हैं, 2 पार्ट्स बनाएंगे, पहले ये इधर का बनाएंगे, फिर इधर का बना लेंगे, ठीक है। सो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने रखा 0 रखा x की जगह, तो वैल्यू क्या आ गई 0। 0.1 रखा तो भी क्या आएगा 0। ये हमें लिख के नहीं दिखाने हैं, हम लोग ग्राफ तो उधर ये रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क, ठीक है। 0.2 हमें फाइनली बताना तो ग्राफ ही है। 0.2 रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो भी 0 आएगा, ठीक है। 0.3 करूंगा तो भी 0 आएगा, इस तरीके से। सो कहां तक 0 आएगा, 0.999 तक 0 आएगा, 0.99 0। अच्छा, और 1 पर क्या आएगा, 1 पर तो 1 आएगा। सो 0.99 तक तो 0 आएगा और 1 पे 1 आ जाएगा। सो देखो यहां पर मेरे को ये पॉइंट छोड़ना है, 1 मेरे को कंसिडर नहीं करना है। सो 1 को कंसिडर नहीं करना है तो ऐसे सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट नहीं है। देखो, अगर मेरे को बहुत सारे रियल नंबर्स बताने हैं, मेरे को बताना है कि 1 से लेकर और 1 से और 2 तक के रियल नंबर्स आए, या फिर मेरे को ये इंटरवल रियल लाइन पे शो करना है, ये इंटरवल क्लोज 1 टू ओपन 2। सो 1 तो क्लोज है, मेरे को बताना है कि 1 तो आएगा पर 2 नहीं आएगा। तो अगर मैंने मान लो जैसे सीधा 1 2 और यहां पे सीधी एक लाइन ऐसे डार्क कर दिया मैंने, तो मेरे को पता ही नहीं चला। अच्छा, 2 से जस्ट पहले छोड़ दिया तो भी नहीं पता चलेगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा 2 छोटा या नहीं छोटा। सो अगर हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना हो ग्राफ में तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, और कोई भी पॉइंट कंसिडर करना हो तो ऐसे डार्क कर देते हैं, बिल्कुल डार्क, ठीक है। सो ग्राफ में कोई पॉइंट सिलेक्ट करना हो तो बिल्कुल डार्क करेंगे, और कोई पॉइंट छोड़ना हो तो ऐसे होलो सर्कल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो 1 0 पे x के लिए 0, y के लिए 0, यही पॉइंट आएगा। x के लिए 0.1, y के लिए 0, सो y की वैल्यू 0, तो ये पूरा ये ग्राफ ये यहां तक आ जाएगा। ऐसे 1 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे कर देंगे हम। ओके, सो देखो ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। कौन से पॉइंट्स लिख लिए हैं कि भाई 0,0 आया था, फिर 0.1 इंटू 0 आया था, ठीक है, वो तो 0 ही आ रहा है हमेशा। सो इन सारे पॉइंट्स के लिए तो 0 ही आएगा। ओके, अगर मैं 1 रख रहा हूं तो कितना आ रहा है 1। सो 1 पर पॉइंट क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहां पे 1,1 आ गया, ठीक है। 1.1 रखा तो भी 1, ठीक है। 1.2 रखा तो भी 1, 1.1 रखने पे 1, 1.2 रखने पे 1, ठीक है। 2 तक हमारा 1 1 ही आएगा। 1.99 भी कितना आएगा 1, 1.99 भी हमारा कितना है 1 है, ठीक है। 2 कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, ठीक है। सो 2 से पहले 1 आएगा। अब देखो हर पॉइंट के लिए 2 से पहले हर पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी हमारी, और 2 पे फिर से होलो सर्कल। क्यों, 2 पे 1 नहीं आया, बाकी सभी पे 1 आया, ठीक है। अब फिर से वही बात,
2 पे कितना है 2, तो 2 पे आएगी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 2, तो ये 2,2 पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट डार्क करेंगे हम लोग क्योंकि ये पॉइंट चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो उसी तरीके से 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया 2, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना हो गया 2, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। सो 2 से लेके 3 तक, 3 ओपन, 3 कंसिडर नहीं होगा, बाकी सब पे वैल्यू 2 आएगी। सो इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। फिर 3 पे वैल्यू 3 आएगी। अब आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, 3 पे वैल्यू 3 आएगी और ऐसे ऐसे 4 तक आएगी वैल्यू 4, ये आ गया सब। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, मतलब हाफ ग्राफ बना लिया हमने, आधा ग्राफ बना लिया। अब बनाते हैं इधर के पार्ट का ग्राफ बना लेते हैं, इधर के पार्ट का। ठीक है, यहां पे देखिए हम देखते हैं आगे। सो अगर मैं बात करूं कि -0.1 कितना आएगा, -1 आएगा, -0.2 -1 आएगा, -0.9 -1 आएगा, और खुद -1 को रखेंगे तो भी कितना आएगा -1। सो इधर से जैसे चले हम लोग, यहां पे -1 रखा हमने, y की वैल्यू है -1। ठीक है, 0.9 सॉरी, यहां पे देखिए आप, हाँ ओके। सो -0.9 रखा तो भी -1 आया, -0.8 रखेंगे तो भी -1 आएगा, सब के लिए -1 आ रहा है, और जीरो के लिए 0 आ रहा था। सो 0 को हटा के सब के लिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये ग्राफ बन गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। -1.1 के बाद सो -1.1 के बाद में कितना है, -1.1 की वैल्यू कितनी आई, -2, -1.2 की वैल्यू -2। सो इसके बाद में वैल्यू आएंगी हमारी -2 तक, -2 वैल्यू आएगी। सो -2 पे -2 आएगी, और बाकी हर के लिए y की वैल्यू -2 ही होगी। सो ये -2 आ गया। सो इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा हमारा। ठीक है, सो मैं एक बार पूरा फेयर कर देता हूं पूरा ग्राफ। ठीक है, सो मैंने ग्राफ में क्या बताया, ओके, मैं ग्राफ में बता रहा था आपको, ग्राफ बना दिया हमने y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ हमने किस तरीके से बनाया है वो बता देता हूं एक बार। x एक्सिस, यहां पे y एक्सिस, 0 पे 0 और 1 तक 0, ये 1 है, ओपन है। 1 पे वैल्यू आई 1, 1 पे वैल्यू आ रही 1, और 1 से 2 तक 1 ही रही वैल्यू, 1 से 2 तक 1 वैल्यू रहेगी। 2 पे फिर से वैल्यू 2 आएगी, और 3 तक 2 ही रहेगी। फिर आगे ऐसे 3 पे 3, ऐसे चलेगा। -1, ओके, इधर -1 पे -1 वैल्यू आएगी। सो -1 पे -1 वैल्यू आई, और इन सब -0.9 के लिए -1, 0.8 के लिए -1, सभी के लिए -1 आएगी एक्सेप्ट 0, -2। सो -2 पे वैल्यू -2 आएगी, y की वैल्यू -2। ठीक है, और -1 तक -2 ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो ये हमारा ग्राफ बन गया। इधर आप और करना चाहो तो -3 पे वैल्यू -3 आएगी, और -2 तक वो -3 रहेगी। सो ये हमारा ग्राफ बन गया। सो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सो आप एक बात देख रहे हो, y की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। सो y की वैल्यू हमारे पास इंटीजर्स ही आ रही हैं। 0 आ रही है, y की वैल्यू 1 आई है, 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। कहीं पे और कोई तो वैल्यू नहीं आई, 1/2 मतलब 0.5 भी नहीं आया कहीं पे y। सो जो रेंज है हमारी फंक्शन की, रेंज हमारी क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, और x की हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू आ रही है, तो डोमेन क्या है, मैंने बोला x की सब रियल वैल्यूज के लिए ग्राफ आ रहा है हमारे, तो डोमेन इसकी क्या है, R है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे और दूसरे फंक्शंस को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।